हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग अपने पिछले लेक्चर में सामाजिक स्तरीकरण के बारे में विभिन्न विचारकों के क्या विचार रहे हैं, कथन रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आखिर में सामाजिक स्तरीकरण के बारे में जो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज के लेक्चर से बहुत सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी निकलेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज का लेक्चर भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक बात मैं और कह दूं कि आप लोगों में से बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या आप नेट के जो पेड क्लासेस हैं वो लेती हैं क्या, या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि मैं कोई भी पेड क्लासेस नहीं लेती हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही नहीं है पेड क्लास लेना। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं भी पढूं और आप लोगों को भी जो तरीका मेरा है पढ़ने का आप लोगों को बता सकूं। दूसरी चीज़ कि मेरा मेन फोकस ये होता है कि आप लोगों को जो मेरे साथी अगर पेड क्लासेस लिए हुए हैं तो उनकी बात अलग है, उनको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं कोचिंग की तरफ से, या जो भी जहाँ से भी वो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको कंटेंट मिलते हैं, तैयार हुए कंटेंट मिलते हैं, उनको तैयार करने की बस ज़रूरत होती है। वहीं पे हमारे वो साथी जो कि इसमें भी सक्षम नहीं है कि वो पेड क्लास ले सकें, और या फिर बहुत सारी बुक्स उनके पास अवेलेबल हो, तो वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो अपने दिमाग को खुला हुआ रखते हैं, उनके पास क्योंकि ये कोई तैयार किया हुआ मटेरियल नहीं होता है, उनको पढ़ना होता है कि हमें एक टॉपिक से रिलेटेड हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। वो एक बेस्ट चॉइस होती है, क्योंकि वहाँ पे हम अपने तरीके से पढ़ते हैं, अपने तरीके से समझते हैं, सोचते हैं, और हमारे जो कंटेंट होते हैं वो तैयार होते हैं। जहाँ तक अगर कंटेंट अवेलेबल होने की बात करें तो आजकल आपके पास, हमारे पास अगर देखें तो हर किसी के पास, अगर जो हमारे साथी लेक्चर्स हमारे सुन रहे हैं उन सभी के पास भी एक मोबाइल तो कम से कम अवेलेबल होता ही है। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जो कि उस पे अगर आप देखें तो देश दुनिया की तमाम कंटेंट आपको अवेलेबल है। अगर आप लोगों का कोई भी मन में डाउट उठना चाहिए, कम से कम एक डाउट उठा तो उसके लिए हज़ारों आंसर आप लोगों के सामने अवेलेबल है। चाहे आप वो गूगल से सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पे अगर देखें तो बहुत सारे कंटेंट हैं जो कि हिंदी भाषा में भी अवेलेबल होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो भी आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं भी हो पाता है तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं कि जिनको मैं भी उसको हिंदी में या तो आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताती हूँ, या फिर इंग्लिश में ही जो होता है उसको मैं आप लोगों को हिंदी में समझा देती हूँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि किसी कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को, मैं खुद समझूंगी, पढ़ूंगी, और जहाँ तक मुझे समझ में आएगा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मेरे साथी सेल्फ स्टडी करते हैं, अपनी खुद की प्रिपरेशन खुद कर रहे हैं, अपने भरोसे कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से थोड़ी हेल्प हो जाती है। मैं जैसे पढ़ती हूँ, मैं तैयार करती हूँ, मैं भी खुद ही पढ़ती हूँ, खुद ही समझती हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, और फिर वही तरीके से आप लोगों को भी समझाती हूँ। साथ ही कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कि हर कोई हर बुक्स नहीं खरीद सकता है, तो मेरे पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, जो विश्वसनीय पुस्तकें हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसको मैं पढ़ के और आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि अभी आप लोगों का जो भी अगर कुछ डाउट होगा इस तरीके का तो क्लियर हो गया होगा कि मैं जो पेड क्लासेस हैं वो बिल्कुल नहीं लेती हूँ, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं कभी इस चीज़ को नहीं चाहूँगी। मैं यही चाहती हूँ कि हाँ, जो कंटेंट है कि आप लोगों से जैसे कि ब्रीफली नहीं तैयार हो पा रहा है, या फिर जैसे इग्नू के कंटेंट हैं कि इग्नू के कंटेंट हर किसी को नहीं अवेलेबल होते हैं,
नहीं मिल पाते हैं, तो उस कंटेंट को मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा रही हूँ ताकि आप लोग भी ये समझ सकें कि हाँ आखिर में इग्नू में कंटेंट क्या है, इग्नू में किस प्रकार से बताया गया है। तो यही रीज़न है कि जो इग्नू की सीरीज़ होती है मेरी, वो भले आप लोगों को बोरियत लग सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेंदी होती है। लेकिन मेरा क्या रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंटेंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इग्नू थोड़ा लेंदी हो जाता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव सीरीज़ में तो ओके ठीक है, जो भी ब्रीफली मुझे लगता है कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है तो मैं उसको तैयार करवाती हूँ। दूसरी बात मैं एक और बता दूँ कि अगर आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि अभी पढ़ के क्या करेंगे, एग्ज़ाम तो है नहीं, सब कोई भी एग्ज़ाम की डेट नहीं दिख रही है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे आप लोग कहीं से बिलोंग करते हैं, अगर हिंदी भाषा से संबंधित हैं तो किसी भी स्टेट से। तो मैं आप लोगों को बस एक बात यही कहना चाहूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में छोटा सब्जेक्ट नहीं होता है, उसकी सिलेबस आप लोगों के पास है, उसकी जो कंटेंट तैयार करने हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हैं। अगर आप लोग बार बार किसी डेट को देख रहे हैं कि क्या कोई डेट है वो आ गया है क्या एग्ज़ाम का या नहीं आया है, या फिर हम कैसे एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है क्या करेंगे तैयारी करके, तो मैं बस यही आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में अगर उठ रहे हैं और आप लोग उसको बार बार गूगल करके या यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोग अपने आप से करिए कि क्या आप लोगों की तैयारी 100% हो चुकी है। यदि 100% हो चुकी है तो आप लोग ऐसा सोचिए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग अपनी तैयारी करिए, पूरी फोकस, जितना एनर्जी आप लोग इधर उधर सब सर्च करने में लगा रहे हैं, बेहतर है कि उतनी एनर्जी में से अगर आप लोगों ने 50% भी सिर्फ पढ़ने पे आप लोगों ने लगा लिया तो आप लोगों का सब्जेक्ट इतना तैयार हो जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाए, कम से कम आप लोग एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी इस तरीके का माइंड में कन्फ्यूजन होता है, अगर कुछ डाउट है तो आप लोग हमसे भी पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट है तो, या फिर आप लोग खुद भी सर्च किया करिए। जहाँ डाउट है, मैं यही बार बार कहूँगी कि जहाँ भी डाउट है, किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या किसी थिंकर से रिलेटेड डाउट है, कोई भी डाउट है, आप लोग जस्ट सर्च करिए उस टॉपिक को, आप लोग उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, उनको कलेक्ट करिए, उसको याद करिए, बार बार याद करिए, ताकि क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाए कि हाँ आंसर इसका क्या है। चलिए अब हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। और सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में सबसे पहली थ्योरी निकल के आती है संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष का सिद्धांत का नाम आते ही आप लोगों को थिंकर का नाम आ गया होगा याद। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। आप सभी को पता है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी के जनक ही माने जाते हैं कार्ल मार्क्स हैं। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी अगर सामाजिक स्तरीकरण के रेफरेंस में देखा जाए तो इसके प्रतिपादक भी कार्ल मार्क्स हैं। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। वे लिखते हैं कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब यहाँ पे मैं ये बता दूँ इनके कथन से कि अगर कोई आप लोगों में से पहली बार मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग एक बार कार्ल मार्क्स से संबंधित इग्नू सीरीज आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझिएगा उसको, क्योंकि इग्नू के कंटेंट में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इन्होंने एक एक समाज को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, समझाया है, उसको मैंने बताया है इग्नू के लेक्चर में, तो आप लोग समझिएगा। इन्होंने बताया था कि जो आदिम साम्यवाद समाज है वही सिर्फ एक वर्ग विहीन समाज था। बाकी उसके बाद से जैसे ही दास प्रथा का समाज आता है, फिर अगर हम जमींदारी की बात करें सामंतवादी समाज आता है, औद्योगिक समाज है, तो हम देखेंगे कि जो भी समाज है वो दो वर्गों में विभाजित नज़र आता है। वहाँ पे इन्होंने अगर बात की है कि जो अगर हम सामाजिक स्तरीकरण के रेफरेंस में देखें तो इन्होंने जो स्तरीकरण का मेन कारण है ये इन्होंने माना है कि अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने कहा है कि जैसे ये मान लेते हैं कि बेस है, बेस जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था है और इसी से संबंधित
अर्थव्यवस्था पे ही निर्भर हमारी पूरी की पूरी जो है वो जो ये बेस है, इसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे हम सब स्ट्रक्चर बोलेंगे। और वहीं पे जो ये होता है, जैसे कि राजनीतिक संस्थाएं हुई, धार्मिक संस्थाएं हुई, परिवार हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं कोई भी हैं, सभी की सभी जो है, शिक्षा है, कला है, साहित्य, कुछ भी मान लेते हैं, ये सारी की सारी जो है वो अर्थव्यवस्था पे निर्भर करती है। और ये जो होती है ये होती है सुपर स्ट्रक्चर। तो ये बात इन्होंने कही है सॉरी। तो दो वर्गों में जो बांटने की बात होती है कि किस प्रकार से दो वर्गों में बटा हुआ है समाज, जैसे कि अगर हम औद्योगिक समाज की बात करें तो इन्होंने कहा है कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग में बटा हुआ है। उसी प्रकार से अगर सामंतवादी समाज की बात करें तो जमींदार और श्रमिक वर्ग जो है या फिर मजदूर वर्ग है उसमें बटा हुआ है। तो इस प्रकार से इन्होंने दो भागों में बांटा है। इनका एक और भी महत्वपूर्ण कथन है, इन्होंने कहा है दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ये कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया गया कोट है। प्रकार्यवादी सिद्धांत की यदि बात करें तो आखिर में इसके जस्ट अपोजिट में, जहाँ की संघर्ष का सिद्धांत बिल्कुल कन्फ्लिक्ट को देखता है, वो ऐसा मानता है कि समाज में स्तरीकरण ही जो हुआ है एक दूसरे के शोषण को करते हुआ है। ये प्रत्येक जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग का शोषण करता है और इस प्रकार से दो वर्गों में समाज बटा हुआ होता है। लेकिन वहीं पे प्रकार्यवादी सिद्धांत की अपनी कुछ अलग थ्योरी है। आखिर में ये क्या कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया है। ये बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस बुक को पूछ दिया गया है कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन किसकी बुक है। तो ये डेविस और मूर की है, जिसका पूरा आप लोग किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर देख सकते हैं। उन्होंने अपने लेख, ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, उन्होंने अपने लेख इस मान्यता से प्रारंभ किया है। ये जो लेख है उन्होंने इस मान्यता से प्रारंभ किया है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है, अर्थात हायरार्की पाई जाती है। तो विल्बर्ट और मूर और किंग्सले डेविस ऐसा मानते हैं कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आदिम साम्यवाद जो था वो एक वर्ग विहीन समाज था, और उसी की कल्पना वो बाद में भी करते हैं कि जब सर्वहारा वर्ग जो रहेगा वो जब बिल्कुल एकदम क्रांति की अवस्था ला देगा और फिर जो पूंजीपति वर्ग है उसका अंत हो जाएगा, तब जाके आदिम साम्यवाद फिर से आएगा। तो इस प्रकार की थ्योरी एक कहेंगे कल्पना थी कार्ल मार्क्स की, जो कि उन्होंने माना था कि एक समय ऐसा जरूर आएगा। ये बात प्रकार्यवादी सिद्धांत में डेविस और मूर कहते हैं कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो कि वर्ग विहीन समाज है, बल्कि सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है, अर्थात हायरार्की पाई जाती है। यहाँ पे किंग्सले डेविस का एक कथन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। इसी कथन से आप लोग पूरा प्रकार्यवादी सिद्धांत समझ सकते हैं। डेविस और मूर ये मानते हैं कि विभिन्न समाज जो होता है, कोई भी समाज है, उसमें विभिन्न कार्य जो होते हैं वो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, और सभी जो होते हैं सभी का बौद्धिक विकास एक लेवल का नहीं होता है, सभी की बुद्धि कौशल एक जैसी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमें दिखता है कि जो ज़्यादा बौद्धिक लेवल में अगर ज़्यादा सक्षम है या जिसकी बुद्धि ज़्यादा तीक्ष्ण है तो उनको उसी के अनुसार उच्च पद दिए जाते हैं, उसी प्रकार की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और समाज में उसी प्रकार से उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उनकी समाज में परिस्थिति भी जो होती है वो काफ़ी उच्च होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने माना है कि समाज में विभिन्न कार्य हैं और इन विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न पद होते हैं, और ये विभिन्न पद जो होते हैं उनके जो विभिन्न योग्यताएं हैं उन्हीं के अनुसार ही वो पद निर्धारित होते हैं। तो इसमें विभिन्न योग्यता और बुद्धि की आवश्यकता
आवश्यकता पड़ती है विभिन्न पदों को जो कि समाज के विभिन्न कार्य करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुछ व्यक्तियों का अन्य व्यक्तियों की तुलना में महत्व जो होता है वो अधिक होता है और इसी कारण से हमें सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। यहाँ पे जो किंग्सली डेविस और विल्बर्ट मूर का जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है इसकी ज़बरदस्त आलोचना भी की गई थी। अच्छा, यहीं पे अगर हम कार्ल मार्क्स के संघर्षवादी सिद्धांत की बात करें तो उनके भी सिद्धांत की आलोचना की गई थी और उनकी आलोचना का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि उन्होंने कहा था कि जो स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है उसका मुख्य कारण ही अर्थव्यवस्था है। जबकि विभिन्न विचारक जिन्होंने इस बात पे आलोचना उनकी की थी उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्तरीकरण के और भी कारक होते हैं जैसे कि हम सामाजिक स्थिति देख लें या फिर हम और भी कला संस्कृति वगैरह भी जो होती है वो सामाजिक स्तरीकरण में काफ़ी कुछ योगदान अपना देती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम अगर अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराएं तो ये सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स की जो संघर्षवादी सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित उसकी आलोचना की गई थी। यहाँ पे अब प्रकार्यवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो इसकी भी आलोचना की गई है और सबसे बड़े जो आलोचक हैं वो हैं बोटोमोर। बोटोमोर ने कुछ आलोचनाएं की हैं इनके द्वारा जो आलोचनाएं की गई हैं वो क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना रखा था कि यह बात सही नहीं है कि स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है। हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि स्तरीकरण जो है वो एक सार्वभौमिक तथ्य है और सभी समाजों में पदों की एक सुनिश्चित व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि जो स्थिति हमें भारत में दिख रही है वही स्थिति हमें अमेरिका या फिर जापान में दिखे। तो इस प्रकार से ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि पदों की जो एक सुनिश्चित व्यवस्था है वो सभी समाजों में देखने को मिलती है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि प्रकार्यवादियों द्वारा जो प्रयुक्त किया गया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियाँ, कि कुछ ऐसी स्थिति होती है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अन्य की तुलना में, वहीं पे सर्वाधिक योग्य व्यक्ति, तो आखिर में सर्वाधिक योग्य व्यक्ति कौन होते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनके टर्म्स कंडीशंस कौन से होते हैं कि हम किस बेस पे माने कि ये सर्वाधिक योग्य व्यक्ति है। तो ये दोनों ही शब्दावलियां जो हैं वो अस्पष्ट नहीं हैं। ये बोटोमोर कहते हैं कि प्रकार्यवादी जो बोलते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं समाज में कुछ और सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इसको कहाँ पे हम एक किसकी सीमा रेखा तय करेंगे, इसकी ये जो दोनों शब्दावलियां हैं ये स्पष्ट हमें नहीं लगती हैं। समाज में सभी पद एवं व्यक्ति अपने अपने स्थान पे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि समाज को सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है। अब एक बात करें, अगर हम कि जो एक कार्य अगर क्लर्क का है तो वही कार्य क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के अपने कार्य हैं, मुख्यमंत्री के अपने कार्य हैं, या फिर अगर आईएएस लेवल का कोई ऑफिसर है तो उसका अपना कार्य है, राजस्व अधिकारी है उसका अपना कार्य है, एक लिपिक है, क्लर्क है तो उसका अपना कार्य है। हम किसी एक कार्य को दूसरे कार्य से ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये बहुत कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर एक क्लर्क की बात हम करें तो क्लर्क का कार्य भी जो होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वो कार्य ही न करे तो सोच सकते हैं कि पूरी व्यवस्था ठप पड़ सकती है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था बोटोमोर ने कि समाज में जो सभी पद एवं व्यक्ति हैं वो अपने अपने स्थान पे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि समाज को सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, तभी तो सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। अगर हम कहें कि समाज में सिर्फ जो महत्वपूर्ण कार्य हैं सिर्फ वही हों तो बाकी कार्य कैसे होंगे? तो इस पे एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपोज किया था। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि यह सिद्धांत व्यक्तियों की पदों की अवधारणा पे आधारित है, ना कि सामाजिक समूह एवं वर्ग पे। तो ये सिर्फ पदों की अवधारणा पे आधारित है, सिर्फ पदों की बात ये करता है, ना कि सामाजिक समूह की बात करता है या सामाजिक वर्ग की बात करता है। यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों एवं और एक प्रकार से दूसरी प्रकार में परिवर्तन की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत नहीं करता
केवल उन्हें स्वीकार मात्र करता है कि ऐसा होता है। अगला पॉइंट है कि यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण और राजनैतिक संघर्ष के बीच के संबंधों पे प्रकाश नहीं डालता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसको कि बॉटोमोर ने रखा था कि हमें ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है उसमें खामियां नज़र आती हैं। तो इस पे इन्होंने ये सारी बातें कही थी। तो अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक कौन रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने जो ये अभी तक डिस्कस किए हम लोग, तो इससे ये पॉइंट निकलती है कि प्रकार्यवादी सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं बॉटोमोर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक कौन थे, तो वो थे बॉटोमोर। मैक्स वेबर का सिद्धांत, मैक्स वेबर ने भी सामाजिक स्तरीकरण पे अपनी थ्योरी दी है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। मैक्स वेबर भी मार्क्स की भांति स्तरीकरण उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार करते हैं कि वर्ग जो होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक स्तरीकरण में। वे वर्ग के निर्धारण में आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार करते हैं। संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर और जीवन संबंधी सुविधाओं एवं वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे मैक्स वेबर आएंगे ये की टर्म्स आ जाते हैं। इनके लाइफ चांसेस की बात होती है, लाइफ स्टाइल्स की बात होती है। तो जो सामाजिक अवसर और जीवन संबंधी सुविधाओं की बात है तो इसकी बात मैक्स वेबर कहते हैं। जहाँ मार्क्स केवल आर्थिक कारकों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, कार्ल मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण माना था, तो वहीं पे वेबर जो हैं वो आर्थिक के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सत्ता और शक्ति की बात इन्होंने की है, अथॉरिटी और पावर की बात इन्होंने अर्थात मैक्स वेबर ने की है। संपत्ति के आधार पर दो वर्ग बनते हैं, एक संपत्ति के अधिकारी और दूसरे संपत्ति विहीन, अर्थात एक संपत्ति पे जिनका अधिकार है और दूसरे वो वर्ग आ जाते हैं जिनके पास संपत्ति ही नहीं है। इस प्रकार संपत्ति जो होती है, शक्ति एवं सम्मान, ये तीनों के तीनों समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं। ये बात मैक्स वेबर कहते हैं। थॉर्स्टेन वेबलन के सिद्धांत की बात करें तो थॉर्स्टेन वेबलन ने भी विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया है। आप लोगों को थॉर्स्टेन वेबलन के विलासी वर्ग का सिद्धांत इग्नू सीरीज में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आप लोग चाहिए तो वहाँ से समझ सकते हैं। वेबलन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विलासी वर्ग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। विलासी वर्ग आखिर में कौन होता है, तो विलासी वर्ग आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होता है। इसका अधिकार जो है वो बड़े बड़े उद्योगों, व्यापार, बैंक, कानून व्यवस्था एवं औद्योगिक संस्थानों पे होता है। तो इस बेस पे थॉर्स्टेन वेबलन ने भी कहा है कि समाज जो है वो दो वर्गों में नज़र आता है। एक जो विलासी वर्ग है अर्थात जिसका आर्थिक दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा वहीं पे इसके जस्ट अपोजिट होते हैं जिनकी कि इन सारी चीज़ों पे, जैसे कि बड़े बड़े उद्योग हैं, व्यापार हैं, बैंक हैं, कानून है, व्यापार, इस सारी की सारी चीज़ों पे उनका अधिकार नहीं होता है, नगण्य होता है, तो या बिल्कुल निम्न स्तर का होता है। तो इस प्रकार से थॉर्स्टेन वेबलन ने भी दो वर्गों में बांटा था। वार्नर का सिद्धांत है, तो वार्नर के सिद्धांत में इन्होंने अमेरिकन समाज में वर्ग बनने के आधारों का अध्ययन किया था और कहा था इन्होंने कि सम्मान और परिस्थिति समूह वर्ग का निर्माण में सहायक होती हैं। तो जो वर्ग निर्माण होता है आखिर में जो सामाजिक स्तरीकरण हमें देखने को मिलती है, इसमें कौन से कारक ज़्यादा सहायक होते हैं, तो सम्मान और परिस्थिति जो होती है इस समूह वर्ग निर्माण में सहायक होते हैं। किस प्रकार से वर्गों में बांट देते हैं। उन्होंने अमेरिकन समाज में 6 वर्गों का उल्लेख किया है जो समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं। तो इन्होंने 6 वर्गों की बात की है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। पहला है उच्च उच्चतम वर्ग, निम्न उच्चतम वर्ग, 2 हो गए, एक उच्च उच्चतम वर्ग हो गया, एक निम्न उच्चतम वर्ग हुआ। उसी तरीके से उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है, और फिर उच्च निम्न वर्ग है और निम्नतम
वर्ग है। तो इस प्रकार से इन्होंने 6 भागों में कैटेगराइज किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि किसने अमेरिकन समाज में जो वर्ग का आधार था उसको 6 भागों में विभाजित किया था, तो ये वार्नर थे। या ये पूछा जा सकता है कि वार्नर ने अमेरिकन समाज में वर्गों को कितने आधार पे बांटा था, तो 6 हो जाएंगे। ये 6 कौन से हैं तो वो भी आप लोगों के सामने हैं। सी राइट मिल्स की बात करें तो इन्होंने स्तरीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति जो होता है वो सेना के उच्चाधिकारियों से अपने संबंध कायम कर लेते हैं और समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते हैं। तो ये बात सी राइट मिल्स कहते हैं कि जो लोग उच्च वर्ग में आते हैं वो अगर देखें तो जो वहाँ की सेना के उच्चाधिकारी होते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं, अपने रिलेशन अच्छे बना लेते हैं और इस प्रकार से जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से वो काफ़ी उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर उनका ये बोलें कि दबदबा होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं पे जो दूसरा वर्ग होता है वो इससे अछूता होता है। पार्सन्स ने कहा है कि संपत्ति को व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण ये मानते हैं। तो जो पार्सन्स हैं इन्होंने अगर सामाजिक स्तरीकरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना है तो वो है संपत्ति। संपत्ति को इन्होंने माना है कि जो ये है ये व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। अब सामाजिक स्तरीकरण का आखिर में महत्व क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण को हम 2 पार्ट में बांट के देखेंगे। एक तो व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है और दूसरा समूह के लिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हो गया, एक समूह के लिए हो गया। तो अगर व्यक्ति की बात करें तो आवश्यकता पूर्ति में सहायक होता है, तभी अगर सामाजिक स्तरीकरण होता है तभी हम देखते हैं कि हाँ हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और इसको हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग को बढ़ावा मिलता है, मनोवृत्तियों का निर्धारण होता है, शक्ति संतुलन की भावना देखने को मिलती है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण इस बेस पे होता है सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा। वहीं पे समूह के लिए महत्व क्या है तो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, सामाजिक संघर्षों से रक्षा देखने को मिलता है। क्योंकि हम देखेंगे आज के समाज में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, लेकिन इसके लिए क्या किसी के मन में द्वेष होता है? नहीं, ये होता है कि हाँ जो बेस्ट है वो सेलेक्ट होगा। तो अगर हम 1 मार्क्स से भी कहीं चूक जाते हैं किसी एग्ज़ाम में तो ये लगता है कि हम शायद उस काबिल नहीं थे, क्योंकि कोई तो है मेरे सामने जो कि 1 मार्क्स और एक्स्ट्रा लाया है। तो इस प्रकार से सामाजिक संघर्षों से भी हमें रक्षा देखने को मिलती है, सामाजिक एकीकरण देखने को मिलता है, सामाजिक प्रगति, सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है इसी के बेस पे कि कौन किस प्रकार के पद को लेके और समाज में किस प्रकार से अपने कार्य निष्पादन करेगा और वहीं पे दूसरा वर्ग है वो किस प्रकार से कार्य निष्पादन करेगा। श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है इसके कारण से कि पूरे समाज में अलग अलग कार्य जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं और बहुत ही स्मूथली देखें तो अच्छे तरीके से सहयोग के दृष्टि से उस कार्य को निष्पादित किया जाता है। सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा देखने को मिलता है। हमको समूह की बात हो रही है यहाँ पे। सामाजिक स्तरीकरण के कुछ अकार्य भी हैं अर्थात डिसफंक्शन भी हैं। ये क्या है तो इससे हम देखेंगे तो समाज में निष्क्रियता की भावना देखने को मिलती है कि जब हम देखते हैं कि अच्छा स्तरीकरण तो पहले से ही हमको समाज में देखने को मिल रहा है तो एक निष्क्रियता से आती है अपने अंदर की छोड़ो क्या ये हम करके क्या कर लेंगे, सारे लोग तो ऐसे ही दिख रहे हैं, ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है, इस तरीके की भावनाएं अंदर में आती हैं। वहीं पे वर्ग चेतना और पक्षपात की भावना देखने को मिलती है कि हर समूह जो है अपने आप, जैसे कि अब निम्न वर्ग की बात करें तो निम्न वर्ग अपने आप में एक वर्ग चेतना की भावना लिए हुए
और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। वहीं उच्च वर्ग अपने जो डोमिनेंट प्रवृत्ति है या एक प्रभुता बनाने की जो प्रवृत्ति है, तो वो उसके लिए अपनी कोशिश करता रहता है कि हमारी ये जो प्रभुता है वो वैसे ही मेंटेन रहे, बनी रहे। संघर्ष को जन्म देता है, वहीं पे संघर्ष की भावना आती है, क्योंकि जब हायरार्की देखने को मिलेगी और समाज में स्तरीकरण हमें देखने को मिलेगा, तो संघर्ष भी होगा ही होगा कि जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग पे शोषण करता है। तो इस प्रकार से संघर्ष को जन्म होता है, निराशा को जन्म होता है, और असुरक्षा, ये मिस टाइपिंग हो गई है, ध्यान से आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। असुरक्षा की भावना होती है, समानता का विरोधी होता है ये, और व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। तो ये कुछ सामाजिक स्तरीकरण के डिसफंक्शन है, अर्थात अकार्य हैं। तो आज सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक थे, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाति और वर्ग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और 2-3 जो है वो सामाजिक सोशियोलॉजी के जो बोलेंगे कि बेस हैं उसको, या ये बोलें कि उनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 2-3 और पॉइंट्स हैं, जैसे कि सामाजिक गतिशीलता है, जाति एवं वर्ग है। इस प्रकार से कुछ और टॉपिक हैं, ये 2-3 टॉपिक जो पेंडिंग हैं, तो जिसको हम लोग बहुत जल्दी कवर करके, और उसके बाद से हम लोग इनकी जो कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे परिवार है, विवाह है, तो इनके बारे में भी हम लोग प्रारंभ करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इन सारी टॉपिक्स को हम लोग एक 1 बाय 1 करके और कंप्लीट कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता होगा, मेरे लेक्चर्स पसंद आते होंगे, और यदि पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।